पिता, मेरे बच्चे, मेरा परिवार है, इन्हीं की सेवा में अपना जीवन में लगा दूंगा। और 5वीं बात लिखते हैं कि अब मैं कभी कोई नौकरी चाकरी नहीं करूंगा। 5 बात लिख के साहब कांसीराम पूना में नौकरी करते थे और माँ रहती थी उनकी पंजाब में। चिट्ठी लिख के पोस्ट करते हैं, परेशान हो जाती है माँ, भागी भागी आती है और 2.5 महीना साहब कांसीराम को समझाने की, बात करने की कोशिश करती है, लेकिन 2.5 महीना में साहब कांसीराम 10 मिनट भी अपनी माँ के साथ नहीं बैठते। एक दिन माँ गुस्सा के बोलती है कि कसिया, साहब कांसीराम को प्यार से कसिया बुलाती थी, बोली कसिया तू रात दिन कुछ किताबें पढ़ता रहता है, इतना किताबें में डूबा रहता है कि तुझको अपनी माँ से बात करने तक की फुर्सत नहीं। आखिर इन किताबों में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो तू रात दिन पढ़ता रहता है? तो साहब कांसीराम कहते हैं ये किताबें कोई साधारण किताबें नहीं है, ये किताबें मेरे बाबा साहब मेरे लिए लिख के छोड़ के गए और इन किताबों में बाबा साहब सत्ता की चाबी छोड़ के गए। मैं वो चाबी खोजने की कोशिश कर रहा हूँ माँ, तू घर जा, मैं तेरे साथ घर आने वाला नहीं हूँ। माँ रोती रोती वापस होशियारपुर पंजाब चली जाती है और यहाँ साहब कांसीराम बाबा साहब की किताबों को विचारों से एकदम लैस होकर के पैदल पैदल गांव गांव साइकिल साइकिल घूमते हैं और तैयार करते हैं आपको, हमको, सब लोगों को, और कहते हैं कि तुम्हारी संख्या 100 में 85 है और नारा देते हैं कि जब संख्या तुम्हारी ज्यादा तो शासन सत्ता में भागीदारी भी तुम्हारी ज्यादा होनी चाहिए। नारा चलता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी संख्या ज्यादा है हिस्सेदारी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। ये हिस्सेदारी खेत खलियान और मेड़ काटने की नहीं है, ये हिस्सेदारी मकान में, पिता के मकान में भाइयों के बंटवारे की नहीं थी। देश की शासन सत्ता में हिस्सेदारी की बात साहब कांसीराम जब करते हैं, उसी बीच में दिल्ली में एक बड़े मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में तमाम लोग आए थे, बड़े बड़े नेता लोग। उस मीटिंग में आपके जैसी एक लड़की थी, जैसे बच्ची लोग आप लोग बैठे हो ना, उस मीटिंग में वो लड़की 21-22 साल की थी, सबसे पीछे बैठी थी। मीटिंग में नेता लोग बोल रहे थे, बड़ा बड़ा जाति तोड़ो एक मंडल बना था, उस पे मीटिंग पे बात चल रही थी। वो बोल रहे हैं नेता लोग हरिजन हरिजन हरिजन, बार बार बोल रहे थे कि हरिजनों का भला इससे हो जाएगा, हरिजनों का भला इससे हो जाएगा। उसी मीटिंग में वो 21-22 साल की लड़की पीछे बैठी थी, पर्ची लिख के देती है कि 2 मिनट का समय मुझको भी दिया जाए। और जब वो उस लड़की को बोलने का समय आता है, वो मंच पे खड़ी होती है और कहती है कि मैं इतनी देर से तमाम नेताओं को बोलते हुए बात करते सुन रही थी, भाषण सुन रही थी, वो बार बार हरिजन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किए, जो कि अस्पृश्य लोग थे, जो कि पिछड़े लोग थे, उनके लिए अनुसूचित जाति जनजाति शब्द का इस्तेमाल किए। तो ये तमाम नेता बार बार हरिजन 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 शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरा मुझे हरिजन शब्द का मतलब बता दिया जाए। तो सारे नेता एकदम चुप, कहते हैं अरे ये कौन लड़की बोल रही है? बहन, वो जो लड़की होती है वो खड़े होके बोलती है कि मैं बताती हूँ हरिजन शब्द का मतलब क्या है। हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब होता है लोग, यानी भगवान के लोग, यानी भगवान की औलादें। वो लड़की दहाड़ के बोलती है अरे बार बार हरिजन कहने वालों, अगर हम भगवान की औलादें हैं तो बाकी सारे जो बैठे हो क्या शैतान की औलादें हो? इतना तेज वो लड़की जब बोलती है तो सारे बड़े बड़े नेता की बोलती बंद हो जाती है और सबको समझ में नहीं आता कि ये लड़की क्या बोल के गई। और फिर कहती है कि बाबा साहब सम्मान पूर्वक जो शब्द देखे गए हैं अनुसूचित जाति, बेहतर होगा कि वही शब्द इस्तेमाल किया जाए। वो लड़की तो बोल के चली गई घर, लेकिन आप लोगों के जैसे जैसे हमारे भाई मान सिंह है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन परख आपको बहुत है। मान सिंह नाम है ना आपका? परख बहुत है। तो कहीं पे भी किसी के भी बुलावे पे अगर मंडल की पार्टी की कोई मीटिंग चाहे यहाँ से दिल्ली तक हो जाए तो अपना सब कुछ निछावर करके चल देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने उस लड़की को उस मीटिंग में देखा तो तुरंत साहब कांसीराम को सूचना दिया कि एक लड़की है, अगर वो पार्टी से, संगठन से जुड़ जाए तो संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आपकी हमारी आयरन लेडी, जिनको कहा जाता है उत्तर प्रदेश की 4 बार जो मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती। और साहब कांसीराम शाम को बहन जी के घर पहुंच जाते हैं। रात का समय था, करीब 10 बज रहा था। सब खा पी के सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन घर के कोने में लाइट जलता करके बहन जी, हमारी मानी बहन जी पढ़ने की तैयारी कर रही थी। दरवाजा खटकता है, साहब कांसीराम होते हैं। मानी बहन जी दरवाजा खोलती हैं
चाय पानी होता है, बहन जी तुरंत पहचान जाती है, क्योंकि साहब कांसीराम का मूवमेंट उस समय बहुत तेजी से चल रहा था। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चाय पानी होता है, साहब कांसीराम माननीय बहन जी से पूछते हैं, बेटा क्या करना चाहती हो जिंदगी में, आगे क्या करना चाहती हो? तो बहन जी बताती है कि वो कहने लगी कि हम वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं और यही एक टीचर की नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ IAS बनना चाहते हैं, DM बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो साहब कहते हैं DM बन के क्या करोगी? तो बहन जी बोलती हैं कि DM बन करके अरे अपने जिले का कलेक्टर हो जाऊंगी तो अपने समाज के लोगों की मदद कर पाऊंगी, उनका कुछ काम करवा पाऊंगी। तो साहब कांसीराम कहते हैं DM बनकर तो खाली एक जिले का काम करवा पाओगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुमको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ, इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि एक जिले के DM तो क्या सैकड़ों DM अफसर कर्मचारी तुम्हारे सामने ऐसे फाइल लेके खड़े रहेंगे। साहब कांसीराम जो बात बोलते हैं माननीय बहन जी के दिमाग में आ जाती है। उनके पिताजी उनको बहुत रोकते हैं, अरे इनके चक्कर में मत पड़ना, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, हाँ तुम आराम से तैयारी करो, DM कलेक्टर बनो। लेकिन बहन जी इरादे का पक्का थी, ऐसे ही नहीं उनको लौह जो स्त्री बोला जाता, आयरन लेडी बोला जाता है। हमारी माननीय बहन जी साहब कांसीराम की बात समझ में आ जाती है, अंदर जाती है, सूटकेस में 2 जोड़ी कपड़ा कुछ पैसा रख करके तुरंत सबके साहब के साथ में घर छोड़ देती है। पिताजी धमकी देते हैं, आज तूने अगर घर से बाहर पांव निकाला तो ये मान लेना कि तेरा बाप तेरे लिए मर गया है। लेकिन बहन जी पीछे मुड़ के नहीं देखती, साहब के साथ वो भी निकल पड़ती है, पैदल पैदल साइकिल साइकिल गांव गांव घूमती है। और जब नारा भागीदारी का चलता है, हिस्सेदारी का चलता है, तो उसमें एक नारा और जुड़ता है कि जब संख्या ज्यादा तो वोट भी ज्यादा, और जब वोट हमारा ज्यादा तो राजा तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जब नारा माननीय बहन जी लगाते हुए गांव में घूमती थी तो मैं बहन जी साहब कांसीराम की मीटिंग में 1000-2000 लोग आते थे, लेकिन जब बहन जी ने बोलना शुरू किया तो यही भीड़ 10,000, 20,000, 25,000 में बदलने लगी। तो जलजला आ गया, बहन जी आदमी झगड़ा करे तो क्यों न सुना जाला, अब मेहरारू अब्बा झगड़ा करे उतारू हो जाए, देख पूरा गाँव मना इकट्ठा हो गए, सही केकर पर तो वो बोलती है, केकर मेहरारू बोलती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है देखने के लिए। वैसे ही जब एक औरत बोलती है तो जमाना सुनता है, औरत बोलती है तो जमाना बदलता भी है। हमारी माननीय बहन जी ने बोला तो शासन सत्ता के लिए आह्वान किया तो जनता इकट्ठा होने लगी। और फिर साहब कांसीराम से लोगों ने कहा, हमारे भाई मान सिंह जैसे लोगों ने, कि साहब वोट की ताकत पता चल गई, संख्या की ताकत पता चल गई, लेकिन हमारे कोनो पार्टी है न बा, तम वोटवा के पे दे। तब साहब कांसीराम इस बात को विचार करते हैं और जिस दिन बाबा साहब का जयंती पड़ता है 14 अप्रैल 1984 को साहब कांसीराम बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करते हैं। और माननीय बहन जी पहला चुनाव लड़ती है, हार जाती है, दूसरा चुनाव लड़ती है, हार जाती है, 2-3 चुनाव और लड़ती है, हार जाती है। लेकिन 89 में माननीय बहन जी पहली बार चुनाव जीतती है, यानी 84 में पार्टी बनती है और ठीक 5 साल के अंदर 5 चुनाव बहन जी लड़ती है, 5वां चुनाव बहन जी जीतती है और संसद में पहुंचती है। तो पूरे संसद भवन में लोग देख रहे थे, अरे एक दलित की बेटी सांसद बनकर के आई। तो एक परिवर्तन तो था, और ये केवल परिवर्तन सांसद बनने तक नहीं था, ठीक 11 साल के अंदर, ठीक 11 साल के अंदर 84 में पार्टी बनी और 1995 को, आज का जो समय है ना बहन जी, जून का महीना चल रहा है ना, यही जून का महीना था, 2 जून का दिन था। हमारी बहन जी उत्तर प्रदेश में सहयोग देकर के समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, लेकिन हमारी औरतों के ऊपर तमाम अत्याचार अलीगढ़ और तमाम जगहों पे हो रहे थे। साहब कांशीराम ने उस समय के जो मुख्यमंत्री थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आज तो इस दुनिया में नहीं है, उनको बुला के कहा कि आप हमारे लोगों पे अत्याचार जो हो रहा है उनके दोषियों को सजा दिलवाइए। तमाम बात होती है, वो नहीं मानते हैं। साहब कांशीराम समर्थन पीछे खींच लेते हैं, माननीय बहन जी साहब कांशीराम के साथ खड़ी रहती है। वही 2 जून का दिन था कि लोग हमारी बहन जी को मारने की साजिश करते थे कि अच्छा ये बनेगी मुख्यमंत्री, हमारा समर्थन खींच के ये आगे बढ़ेगी। और 2 जून को वही लखनऊ में गेस्ट हाउस में हमारी बहन जी तमाम विधायकों के साथ बैठ के मीटिंग कर रही होती है और उसी में हमला होता है। बहन जी का कपड़ा लता सब तहस नहस कर देते हैं, उनको मार कर मतलब जिंदा मारने की कोशिश की जाती है।
लेकिन कुछ लोग हमारे भाई मान सिंह जैसे, हमारे भाई अनिल जैसे, हमारे महेंद्र भैया जो विधानसभा अध्यक्ष है, आप लोगों के जैसे कुछ लोग हमेशा रहते हैं। बहन जी की तरफ घेरा बना लिया गया, बहन जी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। और देखिए, जिसके ऊपर जान की बाजी लग जाए, जिसके ऊपर जानलेवा हमला हो जाए, वो हदस जाता है ना बहन जी, हदस जाता है, हरास हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन हमारी बहन जी मजबूत इरादे वाली थी। 2 जून के उनके ऊपर हमला होता है और 3 जून 1995 को माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे की पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। ये बहुजन राजनीति में बहुत बड़ा मोड़ है बेटा। ये देखने में बहुत आसान सा लग रहा है, कभी सोच के देखो, तुमको लाठी डंडे से पीट दिया जा रहा है, आज वीडियो तमाम बन रहा है, इतना परेशान हो करके इधर उधर थाना पुलिस में FIR कराते घूम रहे हैं। हमारी बहन जी के ऊपर जानलेवा हमला होता है। 24 घंटे के अंदर बहन जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है और शपथ लेते ही सबसे पहले वो गुंडा राज को खत्म करने के लिए ही काम करती है। कानून से कानून का राज लेकर के आती है। जितने गुंडे मवाली थे सब जेल के अंदर, सब एकदम लाइन से। 4 महीना 13 दिन की पहली बार की सरकार थी और उस 4 महीना 13 दिन में बहन जी ने 4.5 साल से ज्यादा बड़ा काम किया। 5000 उर्दू शिक्षक भर्ती किए उसी पहली बार की सरकार ने, 4 महीना की सरकार ने। यहाँ माइनॉरिटी के लोग भले ना हो, लेकिन आप लोग मुसलमानों के साथ उठते बैठते हो। उनको बताओ ये बात कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा काम हमारी बहन जी ने किया।